नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देश गांव के इस चैनल पर हैं। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, उनमें से एक स्तंभ पत्रकार होता है। मीडिया एक स्तंभ माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार थे और भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। ऐसे में ही आज हमारे साथ एक अखबार के संपादक जुड़ेंगे, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी स्पष्ट राजनीति को प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए कि अचानक पत्रकारिता से राजनीतिक जीवन में आना कहाँ तक आपके लिए सही होगा? देखिए, हम अचानक से राजनीति में नहीं आए। हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो पूर्णतः राजनीतिक है। हमारे पिताजी राजनीति में रहे, फिर उन्होंने कर्मचारी यूनियन की राजनीति की, उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और हमारा जन्म ही राजनीति में हुआ है। और इसके बाद हम जब अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए पढ़ने। वहां से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीजी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया, फिर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। और आप मेरी बैक पृष्ठभूमि देखेंगे, बैक साइड, तो हम राजनीतिक परिवार से ही हैं और राजनीति में ही मेरा जन्म हुआ है। फिर हम जब पत्रकारिता में आए और शुरू से ही मेरा परिवार कांग्रेसी होने के बाद भी मेरी विचारधारा हमेशा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से ही प्रभावित रही। तो आने के बाद पत्रकारिता भी किए, अखबार भी निकाल रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। तो हमने देखा कि इस क्षेत्र में तो हम जनसेवा कर ही रहे हैं, क्यों न हम राजनीति में आके जिस विचारधारा से हम बाल्यकाल से जुड़े हैं उसी विचारधारा से जुड़ करके समाज को एक और नई दिशा और दशा देने का काम करें। तो भाजपा में आने का मतलब ये है आपका कि सामने चुनाव है, चुनाव को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी का अचानक बेड़ा उठा लिए? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना न लड़ना ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी किसको टिकट देती है, किसको मैदान में उतारती है। हर आदमी की कोई न कोई सोच होती है। हमारी सोच केवल है कि गरीब, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनको किस तरीके से बेहतर जीवन हमारी सेवा से करने से प्राप्त हो, बस यही मेरा आखिरी लक्ष्य है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। नेताजी बोले आपको? बोलिए। नेताजी कह सकते हैं ना? हाँ, बोलिए। नेताजी ये बताइए कि आलापुर विधानसभा में जहां आप बैठे हैं, ना युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान है, ना बस स्टेशन है, ना कोई ऐसा सरकारी चिकित्सा केंद्र है कि जहां पे रात को 12 बजे अगर आपको समस्या हो जाती है तो वो रिफर के अलावा कोई डॉक्टर इलाज कर सकता हो। आज की स्थिति ये है कि पत्रकार जितने भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो फर्जी चिकित्सकों के पीछे पड़े हुए हैं, फर्जी अस्पतालों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर प्राइवेट बसें ना होती, प्राइवेट चिकित्सालय नहीं होते और जो है प्राइवेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो ये बताइए कि आलापुर को आज तक की राजनीति में क्या दिया है? देखिए, आप एक विधानसभा स्तर की बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य सेवा को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आलापुर में क्या हुआ, ये तो पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आलापुर आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहांगीरगंज में। ये व्यवस्था होती है कि रात के समय इमरजेंसी ड्यूटी दी जाए और इमरजेंसी ड्यूटी का उसका बाकायदे निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, उच्च स्तर के अधिकारी जांच करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए एकाएक इस टाइप से एक्सीडेंट हो गया जिसको डॉक्टर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उनको जिला चिकित्सालय, उनको मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर कहीं कहीं भेजा जाता है। एक MBBS दर्द की दवाई तो दे सकता है? नहीं तो देते हैं, जो जैसे एक्सीडेंट हुआ आते हैं इन केंद्रों पे और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करते हैं। अगर उनके कंट्रोल में नहीं तो बाहर भेजते हैं। दूसरी चीज आपने उठाया मुद्दा परिवहन का, तो राजे सुल्तानपुर से तमाम बसें दिल्ली जा रही हैं, लखनऊ जा रही हैं और प्राइवेट सेक्टर की जो बसें हैं आप हर क्षेत्र में देखिए वो भी अपना है, उन लोग भी रोजगार पा रहे हैं। उनको तो डग्गा मार्ग बोला जाता है, उनकी विकलान हो जाती है। नहीं, अगर पुलिस वाले जो है खर्चा नहीं पाए तो बस को रुकवा लेंगे। नहीं, डग्गा मार इसको नहीं कह सकते। जब से
वर्तमान परिवहन मंत्री जी आए हैं, पूरे प्रदेश में एक भी डग्गाबार बस या जो भी चल रही है उसको कोई नहीं बता सकता कि वो बगैर परमिट के चल रही है। उसका एक भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। माननीय दयाशंकर सिंह जी का वो है और उनके प्रयास से परिवहन क्षेत्रों में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है और बसें बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। लेकिन जो आप प्राइवेट का डग्गा मार कर रहे हैं, ये परिभाषा उचित नहीं है। कोई भी बस डग्गा मार नहीं है, सबकी परमिट है, सबकी वैधता लिखी होती है, बगैर उसके रोड पे नहीं चल सकती। अभी और इसके लिए प्रशासन भी कृत संकल्प है, सरकार कृत संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, सारे लोग बेहतर व्यवस्था देने के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए कि इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक जाति विशेष ब्राह्मण को टारगेट किए बैठे हैं और स्थितियां यह उत्पन्न हुई है कि जगह जगह पर ब्राह्मणों का विरोध किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आज के बाद पूजा पाठ ब्राह्मण नहीं करवाएंगे हमारे यहाँ, ना ब्राह्मण हमारे यहाँ खाना पीना खाएंगे, ना उनको हम दक्षिणा देंगे, हम ब्राह्मण मुक्त होना चाहते हैं। आपकी क्या राय है सर? देखिए, ब्राह्मण कभी भी किसी से ना तो दक्षिणा मांगा, ना तो किसी से कहा आप पूजा पाठ करवाइए। ये व्यक्तिगत आदमी की विचारधारा होती है कि किससे पूजा पाठ करवाता है, किसको दान देता है, कहाँ पे उसको धार्मिक अनुष्ठान करना है। ये हमारी सनातन संस्कृति है और ब्राह्मण समाज आदिकाल से पूजनीय था, आदिकाल से लेकर के और आज तक ब्राह्मण पूजनीय है। और किसी का कोई विचारधारा हो सकती है, लेकिन जहां तक आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, जो मीडिया में आया है, आजमगढ़ में कल ही उनके घर का गृह प्रवेश हुआ है और उसको ब्राह्मण ने करवाया है। तो उनके कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि वो टारगेट करना हो, लेकिन इस तरीके से ब्राह्मण का आदिकाल से आज तक न तो उत्पीड़न कोई कर पाया है, न तो उत्पीड़न कर पाएगा। एक बुद्धिजीवी कौम है जो अपना रास्ता खुद बना लेती है। अच्छा, मतलब ब्राह्मणों को आप बुद्धिजीवी कौम बोल रहे हैं? अरे भाई, बुद्धिजीवी ब्राह्मण ही है। आजकल से वो वेद पाठक था, पढ़ता था, पढ़ाता था और समाज के सारे वर्ग को, जाति संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोने का काम करता था। आज भी वही काम कर रहा है। तो इस समय जो जातिगत राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, इस राजनीति से आप सहमत हैं? देखिए, जातिगत राजनीति करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, ना तो सफल हो सकती है। हाँ, कुछ सीटें वो प्राप्त कर सकती है, लेकिन सत्ता में वो पार्टी नहीं आ सकती। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति कर रही है। तो अम्बेडकर नगर में क्यों नहीं कर पाई? पूरा सूखड़ा साफ हो गया भाजपा का। देखिए, अम्बेडकर नगर में सूखा नहीं साफ हुआ, वोट का प्रतिशत बढ़ा अम्बेडकर नगर में, सीटें नहीं मिल पाई। देखिए, सीटें मिलना न मिलना वो अलग चीज है, लेकिन जो जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का, वो बढ़ा है, वोट बैंक बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा का वोट बैंक घटा। सभी विधानसभाओं में सीटें नहीं मिल पाई है। अरे भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ, अम्बेडकर नगर की जो आप बात कर रहे हैं, पूरे अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का चेयरमैन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत का चेयरमैन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभासद तमाम हुए हैं। विधानसभा में आप नहीं जा रहे हैं? विधानसभा नहीं, आप देखिएगा 27 में 5 की 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। आपके आने के बाद? हमारे नहीं, यहाँ के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान नेता हैं, सबके अथक प्रयास जो कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है, तो जनता का एक तरफा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और वो विपक्ष के सारे बहकावे को, सारे उसको समझ चुकी है पब्लिक। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को भी स्वीकार करने को जनता तैयार नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था रिंकल सिंह का, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अम्बेडकर नगर जिला अध्यक्ष, वो अपने न्याय के लिए जाके सांसद के पैरों पे गिर पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये स्थिति है, तो वो बताइए जनता के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, मुद्दे और कारण अलग अलग होते हैं।
जहां पे आप एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की बात कर रहे हैं, तो उसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी हुई। सब चीजें कानून के दायरे में रह करके प्रशासन ने किया। और कुछ बातें हो सकती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है, काफी हुआ, कुछ कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आगामी चुनाव में आपका रोल क्या रहेगा? पार्टी जो भी हमको दिशा निर्देश देगी उसका हम पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, हम क्या कमिटमेंट करें। मतलब आपको विधानसभा चुनाव में आप तैयारी कर रहे हैं अपनी? अरे भाई, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका हम पालन बोलना नहीं चाहते हैं नेता जी? जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। देखिए, नेता जी बच रहे हैं बोलने में इस बात के लिए। आगामी, फिर से मैं पूछता हूँ, आगामी विधानसभा का चुनाव है, आगामी विधानसभा के चुनाव में आप एज ए पत्रकार जनता के बीच जाएंगे कि एज ए नेता जाएंगे, आप बता दीजिए। देखिए, हम अपने हर काम को बाखूबी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। अगर हमको पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो निश्चित रूप से हम एक नेता के रूप में पब्लिक के बीच में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए पूरा काम करेंगे। ऐसा नहीं और पत्रकार निष्पक्ष होता है, जहां हमको पत्रकार की भूमिका अदा करनी पड़ेगी वहां निष्पक्ष तरीके से रहेंगे, लेकिन जहां हमारे पार्टी की बात आएगी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और योगी जी के नेतृत्व में जीवन में कई किरदार होते हैं, उन किरदारों के कई पन्ने होते हैं और उन किरदारों में आपके भी कई पन्ने हैं और एक नया पन्ना लिखने की तैयारी में हैं आप आलापुर की जनता के लिए, आलापुर के युवाओं के लिए कुछ इस चैनल के माध्यम से कमिटमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखिए, आलापुर की जनता, आलापुर के युवा सब ही बहुत ही निष्ठावान है। और आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आलापुर विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है और यहाँ के युवा सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, अपने रोजगार धंधे स्थापित कर रहे हैं और मजबूती के साथ राष्ट्र के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की बीच की अंतःकलह स्पष्ट हुई थी पिछले विगत चुनावों में, विधानसभा चुनाव में यह स्पष्ट देखा गया था कि बाहर के लोग आके यहाँ की राजनीति खराब करके चले गए। अंतर्कलह की स्थिति थी जो यह रिजल्ट लेके आई कि भारतीय जनता पार्टी पूरे अंबेडकर नगर में कोई सीट जीत नहीं पाई थी। वो अंतर्कलह आपने एज ए पत्रकार क्या महसूस किया था? आने वाले विधानसभा चुनावों में वो चीजें, वो अंतर्कलह रहेंगी कि नहीं रहेंगी? पार्टी का क्या विचारधारा है? पार्टी क्या सोच रही, इस पर काम कहां तक हो पाएगा? क्या स्थितियां भारतीय जनता पार्टी अपना उत्पन्न करेगी आगामी विधानसभा के चुनाव में? देखिए, 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। किसी भी विधानसभा स्तर पे कोई भी पार्टी में मतभेद नहीं था। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता मजबूती से लगे और परिणाम नहीं आ पाया पक्ष में इस जनपद में, वो तो अलग चीज है, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा और इस चुनाव में 27 में भी पार्टी के सारे नेता जितने मजबूती से 22 में लगे थे उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और 5 की 5 विधानसभाएं जीतने का काम करेंगे। अभी आप नेताओं से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, किससे किससे मुलाकात हो चुकी है अभी तक? देखिए, राजनीति में कुछ चीजें पर्दे के आड़ में रहने दीजिए। अच्छा, उसको आप अभी खोलना नहीं चाहते? नहीं, हम जैसे हम पार्टी में तो पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात होती रहती है और सामान्य शिष्टाचार मुलाकात होना आम बात है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से? देखिए, ये सब अंदर की चीजें हैं और हम तो कह रहे हैं हमारे पार्टी के जो भी नेता हैं उनसे मिलते हैं, उनका अभिवादन लेते हैं और उन लोगों से जो इन उच्च पदों पे पहुंच गए हैं, चाहे वो संगठन के हों चाहे सरकार के हों, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो सीखने का काम कर रहे हैं। एज ए नेता आपकी उपस्थिति आलापुर को सूट करेगी, यहाँ के नेताओं को सूट करेगी कि नहीं करेगी? अरे भाई, सूट करने का भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक है, सूट करना न करना अलग चीज है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक हैं
और एक झंडे के नीचे सब है। आपने इस इंटरव्यू में बड़े स्पष्टता के साथ उत्तर दिया है और हम ये आशा करते हैं कि आपका राजनीतिक सफर बड़ा उज्जवल हो। इसी बातों के साथ इस साक्षात्कार का विराम करते हैं। देश गांव चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। अगले नेता के साथ हम आपकी सवालों को निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देश गांव के इस चैनल को देखते रहिए।